हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका जीवी लॉ अकेडमी में। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में अंत तक। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट 3। इसका जो पार्ट 1 और 2 है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उसे देख लीजिए, जिससे कि आप उसकी नॉलेज प्राप्त कर सकें। अगर आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप जो है उस वीडियो को प्राप्त कर सकें। तो बढ़ते हम अपनी टॉपिक की ओर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ़र की परिभाषा, यानी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑफ़र, यानी कि प्रस्ताव क्या है। तो जो प्रस्ताव की डेफिनेशन है वो हमारे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का जो सेक्शन 2A है उसमें डिस्कस की गई है। तो भारतीय संविधान अधिनियम का जो सेक्शन 2A है वो क्या कहता है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything when with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो जब कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने जो भाव है इस दृष्टि से रखे कि वह जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ खड़ा है, वो जो है उस काम को करे या फिर ना करे, यानी कि उसकी एसेंट पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने विचार रख रहा है कुछ करने या ना करने के लिए, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने जो है प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव किया है। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर। तो सबसे पहला जनरल ऑफर यानी कि सामान्य प्रस्ताव। तो इट इज़ एन ऑफर टू द होल वर्ल्ड। तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो कि संपूर्ण विश्व के लिए किया जाए उसको जो है हम जनरल यानी कि सामान्य प्रस्ताव कहेंगे। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर मीन्स विशिष्ट प्रस्ताव। तो इट इज़ एन ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो किसी व्यक्ति या फिर किसी विशिष्ट व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाए तो वो जो है विशिष्ट प्रस्ताव कहलाएगा। एक्सप्रेस ऑफर यानी कि अभिव्यक्त प्रस्ताव। इट इज़ एन ऑफर विच इज़ मेड बाय वर्ड्स आइदर ओरल इन राइटिंग। तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो कि मौखिक या फिर लिखित अवस्था में किया जाए वो जो है अभिव्यक्त प्रस्ताव कहलाएगा। अब पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट इम्प्लाइड ऑफर यानी कि विवक्षित प्रस्ताव। इट इज़ एन ऑफर विच इज़ मेड बाय द कंडक्ट और गेस्चर ऑफ द पार्टीज। तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो कि पक्षकार के आचरणों द्वारा जो है किया जाए, तो इस प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं उसको जो है इम्प्लाइड यानी कि विवक्षित प्रस्ताव कहेंगे। इसका नेक्स्ट काउंटर ऑफर यानी कि जवाबी प्रस्ताव। तो व्हेन अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर एज इट इज़, he counters the condition, this is called counter offer। तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपना प्रस्ताव रखता है दूसरे व्यक्ति के समक्ष, अगर वो जो दूसरा व्यक्ति है उसको एज इट इज़ जो है स्वीकार ना करे बल्कि उसमें अपनी कुछ शर्तें या फिर कंडीशन लगा दे, तो इस प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं उनको जो है काउंटर ऑफर यानी कि जवाबी प्रस्ताव कहते हैं। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्रॉस ऑफर। व्हेन टू ऑफर्स ऑफ सेम टर्म्स एंड कंडीशन क्रॉस ईच अदर एट द सेम टाइम इट इज़ कॉल्ड क्रॉस ऑफर। तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो कि सेम टर्म्स और कंडीशन रखता हो और जो कि दोनों व्यक्तियों द्वारा समान समय पर किया जाए, तो इस प्रकार का जो ऑफर होता है वो क्रॉस ऑफर यानी कि क्रॉस प्रस्ताव कहलाता है। तो स्टैंडिंग ऑफर यानी कि स्थायी प्रस्ताव। तो एन ऑफर इज़ अ स्टैंडिंग ऑफर इफ़ इट इज़ इंटेंडेड टू रिमेन ऑफर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो कि एक निश्चित काल के लिए जो है खुला होता है तो उसको जो है हम इस स्टैंडिंग ऑफर यानी कि स्थायी प्रस्ताव कहेंगे। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड ऑफर। तो जो वैलिड ऑफर के लिए जो है कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। तो फर्स्ट, ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो कोई भी जो प्रस्ताव है वो एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड हो सकेगा, यानी कि अभिव्यक्त और विवक्षित। एन ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और में भी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो कोई भी जो प्रस्ताव है वो विवक्षित या फिर जो है अभिव्यक्त हो सकता है, जो कि पार्टी की अवस्था के अनुसार यानी कि उनकी जो हालात है उनके ऊपर जो है डिपेंड करता है। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। तो कोई भी जो प्रस्ताव है वो विशिष्ट या फिर सामान्य हो सकता है। ए स्पेसिफिक ऑफर इज़ वन विच इज़ मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट हैज़ बीन मेड, नो वन एल्स कैन एक्सेप्ट सच एन ऑफर। तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो कि एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए किया गया है तो वो जो प्रस्ताव होता है वो विशिष्ट प्रस्ताव कहलाया जाएगा और इस ऐसे प्रस्ताव को कोई अन्य व्यक्ति
जो है स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि मानो आपकी भाई की शादी हो रही है और आप जो है किसी सिंगर को बुलाना चाहते हो शादी में, क्योंकि सिंगिंग करना हर व्यक्ति का काम नहीं है। आप जो है इसे किसी विशेष व्यक्ति को बुलाओगे तो ऐसा जो ऑफ़र होगा वो हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता। तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो सेकंड, ए जनरल ऑफर इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो कि सभी व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है उसको जो है जनरल यानी कि सामान्य प्रस्ताव कहेंगे। तो ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस। तो एन ऑफर बी वैलिड मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। से फॉर द एग्जाम्पल, ए डिनर इन्विटेशन एक्सटेंडेड बाई टू ए बी इज़ नॉट अ वैलिड ऑफर। तो कोई भी जो प्रस्ताव है सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि उन दोनों के बीच जो है कानूनी संबंध बनने चाहिए। बिना अगर उन दोनों पक्षकारों के बीच कानूनी संबंध नहीं होंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि उन दोनों के बीच जो है प्रस्ताव किया गया है। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है कि आज शाम को हम डिनर पर चलेंगे, क्योंकि इसमें जो है लीगल रिलेशन नहीं है, तो इस प्रकार का कोई भी जो प्रस्ताव है उसको जो है वैलिडिटी नहीं मिलेगी और वो जो है वैलिड ऑफर नहीं कहलाया जाएगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड वैग्यू। नॉट वैग्यू। तो ऑफर जो प्रस्ताव है वो क्लियर यानी कि स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। द टर्म्स ऑफ एन ऑफर शुड नॉट बी वैग्यू नॉट क्लियर कन्फ्यूजिंग। यानी कि जो ऑफर की जो टर्म्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, कन्फ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर टू सेल बी fruits worth ₹5,000. This is not a valid offer since what kinds of fruits of their specific quantity are not mentioned. ए जो है बी व्यक्ति से कहता है कि इन फलों को जो है आप 5,000 रुपये में बेच दीजिए, क्योंकि उसने उस फल की क्वालिटी नहीं बताई है और साथ ही साथ क्वांटिटी भी नहीं बताई है। तो इस प्रकार से अगर कोई दूसरे व्यक्ति से जो है प्रस्ताव रखता है तो वह जो है वैलिड नहीं कहलाया जाएगा जब तक कि उसमें जो है स्पष्टता नहीं हो। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो जो कोई भी प्रस्ताव है वो जो है ऑफरी के संदर्भ में किया जाना चाहिए। तो नो ऑफेंस कैन बी एक्सेप्टेड द प्रपोजल विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर। तो कोई भी जो प्रस्ताव है अगर वह जो है ऑफरी के संज्ञान में नहीं आया है तो उसको जो है प्रस्तावित यानी कि उसको जो है स्वीकृत नहीं समझा जाएगा। तो इसका जो केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इस मामले में जो है इसको विस्तार से बताया गया है। आप जो है इसको पढ़ लीजिए। ए स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफर। तो कोई भी जो प्राइस है उसकी जो स्टेटमेंट है विवरण, उसको जो है हम ऑफ़र नहीं कह सकते। जैसे कि अगर कोई दुकानदार जो है अपनी वस्तु पर जो है प्राइस लिख देता है, क्योंकि उसने जो है प्राइस का विवरण कर दिया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने जो है ऑफ़र किया है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, ऑफर कैन नॉट कंटेन ए नेगेटिव कंडीशन। तो कोई भी जो प्रस्ताव है वह जो है एक नकारात्मक शर्त नहीं रख सकता। द नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ एनी टर्म्स ऑफ द ऑफर कैन नॉट लीड टू ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो ए ऑफर्स टू सेल हिज काउ टू बी फॉर 5,000. इफ़ द ऑफर इज़ नॉट रिजेक्टेड बाई मंडे इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड. दिस इज़ नॉट अ वैलिड ऑफर. तो कोई भी जो व्यक्ति है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि ए व्यक्ति जो है बी से कहता है कि मैं जो है तुम्हारी तुम्हें अपनी जो गाय है वो 5,000 रुपये में बेच दूंगा। तो उसने ये सोचा कि अगर ये व्यक्ति जो है मंडे तक यानी कि सोमवार तक मुझसे नहीं कहता कि मैं इसे ख़रीद लूँगा या फिर नहीं खरीदूँगा, तो मैं ये मानूंगा कि ये जो है उसने स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रस्ताव करता है तो वह जो है वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज़ नॉट एन ऑफर। तो कोई भी महज बयान जो है ऑफर यानी कि प्रस्ताव नहीं कहलाया जा सकता है। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो दस अ पर्सन हु अटेंडेड द एडवर्टाइज प्लेस ऑफ ऑक्शन could not sue for breach of contract if the auction was cancelled. तो कोई भी व्यक्ति जो है अगर कहता है कि मैं जो अपना मकान की नीलामी करूँगा, तो अगर क्योंकि उसने जो है उसका ऑक्शन किया है यानी कि नीलामी का बयान दिया है, लेकिन अगले दिन ही वह जो है नीलामी को कैंसिल कर देता है, तो कोई भी जो दूसरा पक्षकार है उस पर जो है ये इस बात के लिए बात दायर नहीं कर सकता कि उसने जो है अपनी नीलामी को जो है कैंसिल कर दिया। उसके पास ये राइट नहीं होगा। आई थिंक आप इससे समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो कोई भी जो प्रस्ताव है उसको जो है इन्विटेशन टू ऑफर से जो है भिन्न होना चाहिए, यानी कि उससे अलग होना चाहिए। प्रस्ताव जो है जो प्रस्ताव का जो इन्विटेशन है
निमंत्रण उससे जो है अलग होना चाहिए। आई थिंक आप इसे जो है समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे अब हम इसके नेक्स्ट। तो अब जो है हम ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में जो है डिस्कस करेंगे जो है डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे इसका मीनिंग के बेसिस पे जो है कंपैरिजन। तो व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेस हिज विल टू अनदर टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू टेक हिज अप्रूवल इज नॉन एज एन ऑफ़र। तो कोई भी व्यक्ति जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष इस भाव से अपनी वर्ड यानी कि अपना व्यू रखता है कि वो जो है किसी काम को करने या ना करने के लिए जो है उस पर अपनी सहमति दे, तो इस प्रकार कोई दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने विचार रखता है तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने जो है उससे प्रस्ताव रखा है यानी कि ऑफ़र रखा है, जिसको सेक्शन 2A में जो है डिस्कस किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। और इन्विटेशन टू ऑफ़र क्या है? व्हेन ए पर्सन एक्सप्रेस समथिंग टू अनदर पर्सन टू इनवाइट हिम टू मेक एन ऑफ़र इट इज़ नॉन एज इन्विटेशन टू ऑफ़र। तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति से जो है कहता है कि आप जो है मेरे साथ ये ऑफ़र कर लो यानी कि कोई भी प्रस्ताव कर लो, क्योंकि उसने जो है अभी प्रस्ताव किया नहीं है, उससे कह रहा है कि तुम कर लो। तो इस प्रकार को हम कहेंगे कि ये जो है इन्विटेशन टू ऑफ़र है। और ये जो है किसी भी कहीं भी जो है डिफाइंड नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यानी कि उद्देश्य? टू एंटर इनटू कॉन्टैक्ट। तो ऑफ़र का जो उद्देश्य होता है वो संविदा में एंटर करने के लिए होता है, लेकिन जो इन्विटेशन का ऑब्जेक्ट होता है टू रिसीव ऑफर्स फ्रॉम पीपल एंड नेगोटिएट द टर्म्स ऑन विच द कॉन्टैक्ट विल बी क्रिएटेड। बल्कि जो इन्विटेशन टू ऑफ़र होता है उसमें ये कहा जाता है कि तुम जो है मुझसे इन शर्तों पर जो है प्रस्तावित या प्रस्ताव करने के लिए जो है सहमत हो जाओ। तो इसे इसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट येस और इन्विटेशन के लिए जो है नो। तो इसमें जो है ऑफ़र के लिए जो है मतलब जो है इसेंशियल होना आवश्यक है ऑफ़र करने के लिए, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफ़र के लिए कोई भी जो आवश्यक तथ्य है उनका होना आवश्यक नहीं है। अब कंसिक्वेंस द ऑफ़र बिकम्स एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड। तो कोई भी जो प्रस्ताव है अगर वह जो है स्वीकार कर लिया जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो जो है एग्रीमेंट बन गया है यानी कि करार हो गया है। तो एन इन्विटेशन टू ऑफ़र बिकम्स एन ऑफ़र व्हेन रेस्पॉन्डेड बाय द पार्टी टू हुम इट इज़ मेड। तो कोई भी ऐसा इन्विटेशन जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखा जाता है, अगर वो जो है स्वीकार कर लिया जाता है तो उसको जो है हम ऑफ़र मानेंगे यानी कि प्रस्ताव मानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं